हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो हम काफ़ी टाइम गैप के बाद लेके आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीडियो हमने जो पोस्ट की थी दैट वाज इन जनवरी, और उसके बाद से फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राइस मूवमेंट्स मार्केट के अंदर हो रहे हैं वो मेनली ड्रिवन है जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो जियोपॉलिटिकल रीजंस में टिपिकली एक जो वॉर का सिनेरियो बना फेब्रुवरी एंड से, यूएस, ईरान एंड इज़राइल गॉट इन्वॉल्व, और उसकी वजह से जो ऑयल के दामों पे प्रेशर आया, राइट, जो ग्लोबल क्रूड सप्लाई जो है उसके अंदर जो इश्यूज़ आए सप्लाई साइड पे, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जो मूवमेंट्स मार्केट के अंदर हो रही हैं वो मेजरली जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रही है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी कि क्या बदला है एक्चुअली लास्ट 6 महीने में, और हम किस लेवल से किस लेवल पे मूवमेंट करते आए हैं। तो हमें बेसिकली लगा कि इस समय पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगलरी करने का कोई रिक्वायरमेंट था नहीं। पिछले 4 या 6 महीने में जो इनएक्टिविटी आपने देखी अपने पोर्टफोलियोज़ में, वो इनएक्टिविटी बाय डिज़ाइन थी। ऐसा नहीं है कि इनएक्टिविटी का मतलब इनएफिशिएंसी नहीं होता है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो। अ लॉट ऑफ टाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ ऑल्सो द राइट स्ट्रैटेजी। बहुत बार हम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्ट जब करते हैं तो एक पोर्टफोलियो में अननेसेसरी का लीकेज क्रिएट कर लेते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करना ऐसे मार्केट सिनेरियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब मार्केट के इवेंट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हों ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और जिनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक यूएस के प्रेसिडेंट को एक स्टेटमेंट आज देते हैं और उसका 3 दिन बाद बदल देते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो उस स्पीड से चेंज नहीं कर पाएंगे। हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ठीक से रिस्पॉन्ड करें अपने पोर्टफोलियो में, ना कि रिएक्ट करें, राइट। तो उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते थे कि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के सिनेरियो में इन हमारे पोर्टफोलियोज़ पे ज़्यादा ट्रांजैक्ट ना किया जाए, राइट। तो वही हमने मेंटेन किया है। स्टेटस को इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, राइट। तो अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो मार्केट्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अभी लास्ट 3 4 6 महीने में क्या इवेंट्स प्ले आउट हुए हैं। तो लेट्स कम एंड हैव अ लुक। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देख लेते हैं अपनी मार्केट की, कि इस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है एंड हमारी जो जीडीपी है वो कैसे कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी जो लास्ट जीडीपी नंबर आया है वो 7.7% का आया है वर्सेस द एस्टीमेट ऑफ 7.4। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर आया है विज़ावी जो हमने एक्सपेक्ट किया था। इन्फ्लेशन पहले एक कंसर्न था, अगर आपको याद हो तो जनवरी वाली वीडियो में मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ना ज़रूरी है। बट ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारी इकोनॉमी के लिए। तो सीपीआई हमारा अभी जस्ट अंडर 4% आया है, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस लेवल के आसपास है। प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूपीआई जो मे का आया है वो आया 9.68%। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सीपीआई में शायद 1 या 2 महीने के लैग के बाद नज़र आएगा। तो हो सकता है हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के 5.5-6% तक चला जाए सीपीआई इन्फ्लेशन। लास्ट मंथ ये 8.26 पे था, लेकिन अभी जो है 9.68 पे आया है डब्ल्यूपीआई, वो मेजरली आया है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में जो आया है, राइट। सो क्रूड, द फ्यूल एंड पावर का जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 30% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। इसी वजह से डब्ल्यूपीआई जो है बहुत बढ़ के आया है, राइट। अब अगली चीज़ जो है वो है कॉम्पोजिट पीएमआई, परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स। ये 50 से ऊपर दर्शाता है एक्सपेंशन और 50 के नीचे दर्शाता है कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये भी एक्सपैंड ही हो रहा है। आप देखेंगे कि बीच में ये 59 से वापस 56 गया था, 56 से वापस ये 59 प्लस पे आ गया है। तो एट ग्राउंड लेवल, एटलीस्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर ग्राउंड लेवल पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो बहुत डिसहार्टनिंग नहीं है। ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है वो ऑफ कोर्स देयर आर नैरेटिव्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोली जा रही हैं जो शायद हमारे लिए एप्लीकेबल हों चाहे नहीं हो। ग्राउंड लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ हमेशा आती रहती हैं, लेकिन इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि आप कभी किसी चीज़ के साथ फायर फाइटिंग करते हैं, कभी किसी चीज़ के साथ में कुछ थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें, कुछ थोड़ा कम करता है। बट ये जो जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं या ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं, ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में कैसे
प्ले आउट कर रहे हैं उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 उसमें ही बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है, राइट। तो अगर आप हाईएस्ट अगर आप देखेंगे मूवमेंट जिसमें आ रही है वो है निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी 500 के नंबर्स ऑटोमेटिकली मिड एंड स्मॉल कैप ही संभाल रहे हैं। तो अगर हम टॉप 50 कंपनीज को छोड़ दें और हम नेक्स्ट 50 से अपनी स्टार्ट करें जर्नी, तो निफ्टी 500 में जो बॉटम 450 कंपनीज हैं उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट एक जो डेटा है वो यहाँ पर दिख रहा है, आप अगर देखेंगे ये वाला डेटा, राइट। तो अगर हम एक एयरलाइन कंपनी को छोड़ के BSE 500 का अगर नंबर देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, तो वो 19% का आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी हैंडसम नंबर, राइट। अगर EBITDA ग्रोथ देखते हैं तो सबसे अच्छा जो EBITDA ग्रोथ है वो हमें दिखाया है निफ्टी स्मॉल कैप ने, फॉलोड बाय निफ्टी मिड कैप जो कि 16-16.25% के आसपास है। तो ये नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, एक्सेप्ट निफ्टी 50। निफ्टी 50 में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं आया है, 10.5% का आया है, बट नॉमिनल GDP अगर हमारा 9.5-10%, 11% के हिसाब से करेगा तो निफ्टी 50 एनी हाउ रिफ्लेक्शन है हमारे GDP का, राइट। तो ये सबसे बड़ी 50 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो चांसेस आर कि हम नॉमिनल ग्रोथ के आसपास ही रहेंगे, राइट। तो अब अगला जो पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस और रिस्क रिवॉर्ड क्या कह रहा है। निफ्टी 50 में हम 24,600 के आसपास पहुंच गए थे जुलाई 2024 में, और वहाँ से PE जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिकॉज वहाँ पर उस समय हमारी अर्निंग्स जो थी वो अबाउट 1052 के आसपास था अर्निंग्स ग्रोथ, आई मीन द EPS नंबर, राइट। वहाँ से हम अभी पहुँच गए हैं अराउंड 1159 पे, राइट। तो ये जो नंबर है वो दिखाता है अबाउट 10% ग्रोथ हुआ है इन अबाउट 2 ईयर्स, राइट। लेकिन इंडेक्स जो है उसके नीचे ही कहीं पे है। तो अगर हम 10% ग्रोथ 1052 से 1159 पे आते हैं, 10% ग्रोथ हम लगाते हैं, तो निफ्टी का PE डेफिनेटली आज 20 के आसपास पहुंच गया। हमने देखा है कि 20 के नीचे जब जाता है PE तो जनरली बाइंग आ जाती है, जो कि अभी मार्च में भी हुआ था और लास्ट ईयर फरवरी में भी हुआ था। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम अभी इस समय ये है कि ये 10% ग्रोथ जो है ना वो 1 साल में नहीं, ये 2 साल में आई है, राइट। सो अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने की वजह से मार्केट्स का टेक ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन निफ्टी नेक्स्ट में और निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप में नहीं है, राइट। निफ्टी मिड कैप में इनफैक्ट हमने देखा था कि बीच में न्यू लाइफ हाइज निफ्टी मिड कैप बनाता आ रहा था, राइट। उसमें क्या है कि एक्सपेंशन और EPS ग्रोथ दोनों ही ठीक ठाक हो रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पर PE जो है अभी भी हेल्दी नंबर है, क्लोज टू 30, राइट। और स्मॉल कैप में क्या हुआ, स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ आई लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव होने की वजह से निफ्टी स्मॉल कैप का PE थोड़ा सा गिर गया है, और निफ्टी 500 का भी PE थोड़ा सा पहले से गिर गया है। तो ये सितंबर 2024 अक्टूबर 2024 में ये 33-34 के आसपास था, और ये जो नंबर था ये अबाउट 25 के आसपास, 26 के आसपास था, जो कि नीचे आके 22.7 हो गया है। तो निफ्टी 500 अगर हम देखते हैं, जो कि एक मल्टी कैप इंडेक्स होता है, उसका PE रेशियो एज वेल एज निफ्टी PE का इस समय रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्दी नंबर्स हैं। यहाँ से डाउनसाइड रिस्क ऑटोमेटिकली कैप हो जाता है। जब हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको समझ में आता है कि हमें किस समय हमें पैसा एलोकेट करना चाहिए फ्रेश और किस समय नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने जुलाई 2024 में जब पहली बार निफ्टी 24,600 क्रॉस किया था, तो मुझे अभी भी याद है हमने पहले एक उस समय यूट्यूब शॉट डाला था जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ से, तो एडिशनल पैसा बहुत ध्यान से लगाना है। तो आज अगर हम देखेंगे तो हम उस लेवल के भी नीचे ही हैं। तो 2 साल में मार्केट ने आई थिंक -1% रिटर्न दिया है, राइट। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एडिशनल एलोकेशन करते हैं। तो इस समय रिस्क टू रिवॉर्ड जो है पिछले 2 साल की कंसोलिडेशन की वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हेल्दी हो गया है। आई मीन द रिवॉर्ड इज़ बिकम स्लाइटली बेटर देन द रिस्क दैट वी कैन एज्यूम। तो रिस्क के हिसाब से कमेंसरेट रिवॉर्ड जो है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली टाइम कंसोलिडेशन के बाद, राइट। उसके बाद ये एक बहुत ही टॉक्ड ओवर पॉइंट है कि FIIs क्यों जा रहे हैं हमारी मार्केट से, DIIs क्या कर रहे हैं, राइट। बट देन हमें समझना ज़रूरी है कि FIIs अगर जा रहे हैं
तो सिर्फ कैश मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं या पूरी ओवरऑल मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं। और प्लस अगर जो डेटा अगर हम देखते हैं उसको आइसोलेट करके देखते हैं और ओवरऑल नंबर्स में देखते तो जो निफ्टी का फ्री फ्लोट है, हम प्रमोटर्स को छोड़ देते हैं जहाँ पर जो सेलिंग ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है खरीदने के लिए, जो निफ्टी का फ्री फ्लोट है उसका आज भी 36% होल्डिंग FIIs के थ्रू ही है। तो उन्होंने 3-4% के करीब भेजा, वो 40% के अराउंड होते थे पहले फ्री फ्लोट का, आज वो 36% के अराउंड है, राइट। लेकिन जो हैवी सेलिंग हुई है वो इस वजह से होती है क्योंकि उनको दूसरी मार्केट्स में थोड़ी अपॉर्चुनिटी शायद बेटर दिखती है। उसके और भी रीजंस होते हैं, जैसे US मार्केट्स में जैसे अभी AI का नैरेटिव बहुत चल रहा है, तो AI को लेके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर US कंपनीज़ में ही जा रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर नेटिव एंड ओरिजिनल AI आइडियाज़ नहीं हैं इंडिया में ज़्यादा, राइट। सो मेजर रीज़न उसकी वजह से हो सकता है। प्लस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो मेजर FIIs फॉलो करते हैं वो है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। वहाँ पर ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, इन कंट्रीज़ की जो वैल्यूएशंस थी वो रिलेटिवली, जो हम कहते हैं रिलेटिवली यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ती हो गई थी, राइट। तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लेके जाना ज़रूरी था। तो हम देख रहे हैं कि DIIs ने अभी 4,16,000 लाख करोड़ का बाइंग कर लिया है जनवरी से लेके जून तक, और FIIs ने उसके मुकाबले 2.7 लाख करोड़ सेल कर दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, हमारा DII का जो नंबर है वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसीलिए मार्केट ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है, राइट। अब मार्च 2006 में DII ने अकेले ही 1,36,000 लाख करोड़ का 1.36 लाख करोड़ का बाइंग कर लिया था, जबकि मार्केट उस समय 11% गिरी थी, राइट। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर रेजिलियंस बहुत बढ़ गई है। द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बिकम मच मोर स्मार्टर्स, तो उनका SIP बुक जो है वो नहीं रुक रहा है, उनका जो लमसम परचेज है वो भी ऊपर जा रहा है। जब जब वो मार्केट में डिप्स देखते हैं तब तक वो खरीदते रहते हैं। 31,000 करोड़ से ज़्यादा का SIP बुक, मंथली SIP बुक, राइट। तो ये अगेन दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये नंबर। आई थिंक आज से 10 साल पहले नॉट इवन 3,000 करोड़, मतलब आई थिंक 2,700 या 2,800 करोड़ होता था SIP बुक 2016 में। आज हम 10 साल के बाद में उसके 10 गुना की बात कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी हेल्दी नंबर। नोम्यूरा ने अभी रिसेंटली निफ्टी का टारगेट जो है बढ़ा के 25,900 कर दिया है बाय मार्च 2027, विच इज़ शोइंग अ माइल्ड अपसाइड। तो अभी भी लगता है कि जैसे मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनका मानना ये है कि शायद ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है वो थोड़ा वाइप आउट हो गया है, तो जो मूवमेंट आएगी थोड़ी बहुत वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही आएगी। तो आप शायद सिंगल डिजिट रिटर्न्स या अर्ली डबल डिजिट रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से इस साल में। बहुत ज़्यादा हमें हेल्दी नंबर्स की उम्मीद नहीं आ रही है फ्रॉम द रिसर्च टेबल। बट हम अपनी बात करेंगे एक बार कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में और हमें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। तो अगला हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड यील्ड्स के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। तो एम्फी का जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि टोटल AUM जो है म्यूचुअल फंड्स का, राइट, वो बढ़ के अभी हो गया है लगभग 81.3 लाख करोड़। हमने जो SIPs की बात करी, मंथली SIP बुक जो है वो 30-31 हज़ार करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, राइट, जो ये मई 2025 में सिर्फ 26,000-27,000 करोड़ के आसपास होती थी। नेट इक्विटी इन्फ्लोज भी लगभग 23,000 करोड़ का मंथ ऑन मंथ ये जो आया नंबर। तो ऑल्दो ये नंबर ड्रॉप हुआ है, राइट, बट ये नंबर ड्रॉप तब होता है जब एक हायर फ्लोज पहले जा चुका होता है। तो हमने देखा मार्च के अंदर एक बहुत हायर फ्लोज आ चुके थे और उसकी वजह से अभी मई में जो फ्लोज आए हैं वो थोड़े से टेपर डाउन है। आई थिंक कंसर्न की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब इक्विटी से विड्रॉ हो। यहाँ पे विड्रॉल नहीं हो रहा। विड्रॉल मेजरली जो AUM में ड्रॉप आया है इंडस्ट्री AUM में म्यूचुअल फंड्स के, वो विड्रॉल आए हैं डेट फंड से, वो विड्रॉल आया है आर्बिट्राज से। उसका एक कारण ये भी है कि काफ़ी लोग ऑल्टरनेट एसेट्स को भी अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं इस समय, जैसे कि क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स मार्केट में बहुत बिक रहे हैं। देयर इज़ अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड SIFs, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वहाँ पर भी थोड़ा पैसा जा रहा है। तो इसीलिए जो लिक्विड टाइप का या डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे 6, 6.5 या 7% तक का रिटर्न आ रहा था, वो वाला पैसा जो है वो थोड़ा सा
स्टेबल अर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर उनको बॉन्ड्स में 8%, 8.5% या 9% तक मिल सके, राइट। तो वो हमने मूवमेंट देखा है। बट अदर देन दैट आई थिंक अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में, इवन फ्लेक्सी कैप में 5 से 4.5 से 5,000 करोड़ तीनों कैटेगरीज में ऑलमोस्ट अब इक्वल जा रहा है। जहाँ कि एक टाइम पे पहले स्मॉल कैप में एलोकेशन और थेमेटिक स्कीम्स में एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है। तो ये जो ओवरऑल एलोकेशन है, ये दर्शा रहा है कि लोगों में थोड़ी सेंस प्रिवेल करी है पिछले 1-1.5 साल में। तो मार्केट करेक्शंस एक इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो आपका डिसिप्लिन होता है पोर्टफोलियो में, उसको वापस बरकरार रखने की ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ये पॉलिसी अगर हम देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली पॉलिसी रेट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड ही था। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट उन्होंने यही सोचा था कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं, और वहीं पे हम चल रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा डेट टैक्सेशन फॉर एफआईआईज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जहाँ पे एग्जेम्पशन इन्होंने दे दी है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो भी एफआईआईज ट्रेड करेंगे उनको क्लियर एग्जेम्पशन मिल जाएगा डेट इस पे टैक्स के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये जो है ये इनके लिए एग्जेम्प्ट हो गया है। तो ये जो ट्रेडिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर एफआईआईज, ये डेफिनेटली इससे इस मेजर से उसको एक बूस्ट मिलेगा, और इन्फ्लोज़ हमारे डेफिनेटली बढ़ेंगे, जो कि हमने देखा था इमीडिएटली 4 दिन के अंदर ही 10,000 करोड़ का इन्फ्लोज़ आ गया था ये अनाउंसमेंट के बाद में। तो दूसरी मेजर जो डेवलपमेंट हुई है, जो अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट से, वो हुई है रुपी स्वैप, यानी कि डॉलर रुपी स्वैप के लिए 3 साल और 5 साल के इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि एफसीएनआर डिपॉजिट्स जो बैंक्स करते हैं, उसका जनरली बैंक्स खुद ही हेज मेंटेन करते थे, राइट। अब उस हेज को आरबीआई ने उनके लिए आउटसोर्स कर लिया है। तो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ हेजिंग, जो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग थी इन एफसीएनआर डिपॉजिट्स के लिए, देखिए क्या होता है कि अगर एक एनआरआई एफसीएनआर डिपॉजिट लेके इंडिया में आता है और उसको अगर 5% या 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है, राइट, तो वो पैसा इवेंचुअली बैंक्स जो है वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर वो 3 साल के लिए डिपॉजिट आया है, तो 3 साल बाद बैंक को वो पैसा वापस रुपी से कन्वर्ट करके, जितना भी उन्होंने कन्वर्ट किया, जैसे 60% या 70% पैसा कन्वर्ट हुआ था, तो उस 70% पैसे को वापस उनको लौटाना है इंटरेस्ट समेत 3 साल के बाद में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर 3 साल के अंदर, इसी 3 साल के दौरान अगर रुपी का डिप्रिसिएशन जो नॉर्मल 4% पर, औसतन 4% पर एनम रहता है, राइट, तो अगर वो 12% गिर गया है 3 साल के अंदर रुपया, तो बैंक के लिए वो कॉस्ट, हेजिंग मतलब जो कन्वर्जन की कॉस्ट है, वो 12% और बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो 3 साल का हेजिंग लेके चलते हैं, राइट। तो उस हेजिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो वो बैंक का एक एक्स्ट्रा खर्चा होता था जब उनको उन फंड्स को इंडियन रुपीज़ में यूज़ करना होता था। तो अब वो वाली जो पॉइंट है, उसके अंदर आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि अब वो जो स्वैप्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई ऑफर करेगा 3 साल और 5 साल तक के डिपॉजिट्स के लिए। आई थिंक दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन कैपिटल। हमारी जो करेंसी डिवैल्यूशन हो रही थी, जो यहाँ दिख भी रहा है कि हम डॉलर के मुकाबले, डॉलर एक्चुअली ऊपर जाता जा रहा था, हम डॉलर के मुकाबले वीक होते जा रहे थे। आप देखेंगे वहाँ से अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा एक रिस्पाइट आया है, राइट। तो 96.96 का हमने 20 मई को लोवेस्ट रिकॉर्ड किया था जो वैल्यू इंडियन रुपी का, वहाँ से हम लगभग अभी 94.5 के पास आ गए हैं। तो लगभग 2-2.5 रुपये के आसपास का करेक्शन डॉलर वर्सेस रुपी में आया है। ये आई थिंक अगर डिफेंस, ये जो रुपी स्वैप का जो डिफेंस है, ये आरबीआई का अगर ये वर्क करता है, और ये स्कीम 30 सितंबर तक ऑन है, तो अगर ये वर्क करता है तो हमारे देश में काफ़ी फॉरेन करेंसी नहीं आ सकती है, एनआरआईज का काफ़ी सारा फंड आ सकता है, विच विल अगेन मेक आवर करेंसी लिटिल स्टेबलाइज, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग बैक द फॉरेन कैपिटल। जो स्टिकी कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, उसको वापस लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में हम ऑलरेडी शुरू में बात कर चुके हैं कि यूएस ईरान वॉर की वजह से हमने देखा कि $110 पर बैरल के ऊपर चला गया था ऑयल, है ना। हमारे पास इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी कॉस्ट प्रेशर्स बहुत आए हैं, उनके भी इन्फ्लेशंस काफ़ी हाई गए हैं, राइट। और हमने देखा है कि इसकी वजह से जो अप्रैल एंड मई के जो WPI है वो भी बहुत बढ़ के आया है,
राइट। सो इसकी वजह से हमारा CPI का इम्पैक्ट जो है वो 2 या 3 महीने बाद दिखता है। तो चांसेस आर कि 2 या 3 महीने तक आपके थोड़ा जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं वो एलिवेटेड रहेंगे। अब जाके कहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रेजोल्यूशन साइन हो रहा है और जो भी शर्तें मानी जा रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाएगा। अभी $75 पर बैरल के आसपास तो ऑलरेडी आ गया है क्रूड। एक और पर्सपेक्टिव इसमें हो सकता है क्योंकि सडनली इतनी सारी जो पेंट अप सप्लाई थी, जो रुकी हुई सप्लाई थी, वो एकदम से भी मार्केट में खुली है, तो उसकी वजह से प्राइसेस एकदम से गिरे हैं। लेकिन हो सकता है एक स्पाइक बीच में और आए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम 75 से वापस 85 तक का एक जर्नी देखें क्रूड के अंदर, और उसका फिर से एक इम्पैक्ट छोटा सा हमारी मार्केट्स में आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होगा बिकॉज काफ़ी कुछ अभी साइड डील्स की वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो एब्जॉर्ब कर पा रही हैं। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी एक अलग सी स्टोरी प्ले आउट कर रही है। हमने देखा था कि लास्ट 1.5 साल में लगभग 1.25% तक का रेट ड्रॉप हुआ था 2025 कैलेंडर ईयर। इनफैक्ट पूरा 2025 के अंदर रेट ड्रॉप्स हुए, रेट कट्स हुए, लेकिन जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो जून 2025 के बाद से एक्चुअली ऊपर जाने लग गई, राइट। सो द एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट की 10 ईयर बॉन्ड्स को लेके वो बहुत ही डिफरेंट इस समय पैरामीटर्स दर्शा रही है। तो आपने देखा कि जो पहला रेट कट हुआ था 2025 का, वहाँ से अप्रैल से लेके जून तक थोड़ा सा रेट कट आया, लेकिन उसके बाद मतलब यील्ड्स में ड्रॉप आया, लेकिन वो उसके बाद जो फर्दर रेट कट्स हुए जून में या उसके बाद वाले, उसकी वजह से जीसेक यील्ड्स के अंदर एक्चुअली अपवर्ड स्पाइक आया है। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह की एक मूवमेंट हमने देखी है मार्केट के अंदर। जनरली ऐसा बहुत रेगुलर बेसिस पे हम नहीं देखते हैं, तो देयर इज़ अ डेफर्ड इम्पैक्ट विच वी विल सी। तो अभी तक हमने देखा है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 7 के ऊपर ही चल रही थी, अब जाके वो 6.8 के आसपास आई हैं, राइट। अभी 6.98 से 6.82 अर्ली जून में ही शार्प करेक्शन आया है, मेजरली बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट्स ऑफ RBI। एक तो वो जो डिफेंस ये जो रुपी स्वैप अनाउंस किया है, एंड जो 10% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था एग्जेम्पशन कर दिया है FIIs के लिए। तो वो भी एक, ये दो चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हेल्प कर रही हैं इस समय यील्ड्स को थोड़ा वापस करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी अगर FIIs उनको टैक्स फ्री विंडो मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा 10 ईयर यील्ड्स के अंदर थोड़ा सा माइल्ड जो है करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था 2025 ऑनवर्ड से, वो अब जाके प्ले आउट कर रहा है, थोड़ा डेफरमेंट हो गया है इसका। तो जिनके पास ड्यूरेशन इनकम फंड्स और मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, वो उनको थोड़े दिन तक और होल्ड करके रखने पड़ेंगे टू एक्चुअली सी द एडवांटेज ऑफ द मार्क टू मार्केट प्राइस मूवमेंट्स। तो मार्क टू मार्केट प्राइस चलता है, बॉन्ड्स का प्राइस तब बढ़ता है जब यील्ड उनकी ड्रॉप होती है, राइट। तो आपके पास अगर कोई भी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स हैं, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि प्राइस अपवर्ड्स मूवमेंट जो होगी, उसका इम्पैक्ट अब आके शायद थोड़ा दिखना शुरू हुआ होगा। तो उसको और थोड़े दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द आइडिया इज़। ये जो स्लाइड है ये एक्चुअली बताती है कि क्यों इस समय US के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है इंडिया के बॉन्ड्स को कंसिडर करना। तो अगर आप एक 10 ईयर इंडियन बॉन्ड का यील्ड है अगर 6.82 और US के ट्रेजरी पे चल रहा है 4.2, तो देखने में तो लगेगा कि जी यहाँ पर 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों ना यहीं पे आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक हेजिंग कॉस्ट भी होती है। तो 80-90% पोर्टफोलियो जो है वो हेज होके ही आता है, बिकॉज ऐसा पैसा है जो कि स्टिकी पैसा नहीं है। ये इसको बोलते हैं हॉट मनी। जो हॉट मनी मूवमेंट होती रहती है मार्केट के अंदर, स्मार्ट मनी होता है ये, जहाँ पे उनको लगता है एसेट्स में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पर मूव कर जाता है। उसके लिए उनको एक हेजिंग लेके चलना पड़ता है। इस हॉट मनी को मेंटेन करने के लिए एक हेजिंग कॉस्ट डेफिनेटली लेनी पड़ती है। तो अगर हम इसकी जगह पे अगर हम US के बॉन्ड्स प्लस हेजिंग लेते हैं तो 8% का सिंथेटिक यील्ड है बेसिकली। अगर US के बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट करके इंडिया में आते हैं तो एक्चुअली आप प्रॉफिट में नहीं है, आप 1.2% के नुकसान में हैं, राइट। क्योंकि सिंथेटिक यील्ड हो जाती है दिस प्लस दिस। तो ये एक्चुअली दर्शा रहा है कि US के जो बॉन्ड डीलर्स हैं या जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो इस समय क्यों नहीं आना चाहते इंडिया में। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि हेजिंग कॉस्ट जो है
प्लस जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो या तो ये इसमें कुछ ड्रॉप आए या फिर इस वाले कंपोनेंट में कुछ ड्रॉप आए, जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से नहीं आया है और वहाँ पर अभी फिर से इन्फ्लेशन का रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स यूएस के ठीक ठाक आए हैं, कम आए हैं पहले से, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन के रिस्क की वजह से फेड ने जो कमेंट्री दी है वो थोड़ी सी हॉकिश लग रही है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको कम करने का कोशिश किया है, जो हेजिंग कॉस्ट है उसको कम करने का कोशिश किया है। अगर ये ड्रॉप हो जाएगा और हमारी करेंसी स्टेबल हो जाएगी तो चांसेस आर कि शायद ये अट्रैक्टिव लगने लग जाए, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दो मेजर्स जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली करे हैं, जहाँ पर एक जगह पे उन्होंने इसको टैक्स फ्री बना दिया ट्रेड करने के लिए, जीसेक के अंदर वो ट्रेड करते तो टैक्स फ्री हो जाता है। दूसरा, उन्होंने करेंसी स्वैप्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह से जो हेजिंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर इन्फ्लोज आने, इंडियन बॉन्ड्स के अंदर इन्फ्लोज आने थोड़े से आसान हो जाते हैं, राइट। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा वैसे वैसे आई थिंक इन्फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। प्लस कहाँ कहाँ से वो पैसा फ्री होता है, बिकॉज ये हॉट मनी जो होता है उसकी भी कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, राइट। तो जैसे जैसे वो पैसा फ्री होगा आई थिंक ओवर 3 months to 6 months हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे बॉन्ड्स में दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है और क्या पॉलिसी सेंट्रल बैंक्स अपना रहे हैं इस समय, राइट। हमने इस समय देखा कि हमने लास्ट ईयर रेट कट्स किए थे, राइट। लेकिन ये जो ग्लोबल बैंक्स हैं इस समय, द ग्लोबल मार्केट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। आप अगर देखेंगे तो ईसीबी ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जापान ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। यूएस फेड एंड बीओई ने थैंकफुली सेम रखा है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, राइट, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूएस का फेड रिजर्व, राइट, उन्होंने सेम रखा है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो थोड़ी सी हॉकिश है। अब उस पर क्या हो रहा है कि उनको इस समय इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, ऑफ कोर्स ये यूएस ईरान वॉर की वजह से जो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन आया है ऑयल सप्लाई के अंदर, उसकी वजह से उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ा है कि इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आते हैं। इंडिया के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप हुए भी हैं, राइट, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इस समय थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। तो इंडियन इकोनॉमी जितनी मर्जी इंटरनली स्ट्रांग क्यों ना हो, उसको ग्लोबल सपोर्ट इस समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट साइड पे या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल साइड पे जो ट्रेड टैरिफ्स वगैरह हैं और ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं ग्लोबल मार्केट्स के, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो पा रहे हैं इंडिया के ग्रोथ के लिए। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ परमानेंट फिनोमिना, ये भी कुछ दिनों में चेंज होगा। जब जापान को लगेगा कि हाँ अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक आउट हो गया है, या ऑस्ट्रेलिया को लगेगा कि हमारा पीक आउट हो गया है, वहाँ से जब थोड़ी सी भी स्टेटमेंट्स न्यूट्रल हो जाएंगी या थोड़ी सी बुलिश हो जाएंगी स्टेटमेंट्स, तब आई एम श्योर कि जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ देखना पसंद करेंगे। हम आज भी, अगर हम देखते हैं कि हम आज भी मेजर इकोनॉमी में हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.7% से आप देखिए कोई और इकोनॉमी इस समय ग्रो नहीं कर रहा है, राइट। सो ये जो ग्रोथ रेट है 7.7% ऑन रियल टर्म्स, इसके ऊपर कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये हमें देखना है और समझना है कि ये जो ग्रोथ है ये कब तक कोई इग्नोर कर सकता है और कब तक बाहर बैठ सकता है इससे, राइट। तो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स प्ले आउट करेंगे। आई थिंक इस समय हमने 2 साल का ऑलरेडी एक साइडवेज मूवमेंट देख लिया, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली फॉरेन कैपिटल एक हम अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो फॉरेन कैपिटल की जब बात आती है तो हम बात करते हैं कि जी बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। तो साउथ कोरिया में कॉस्पी है, ताइवान का इंडेक्स है, ये ताइवान के इंडेक्स का हमने ग्राफ दिखाया हुआ है आपको। तो आप देखेंगे एक पैराबोलिक मूव, अगर आप कॉस्पी का भी निकालेंगे तो एक ऑलमोस्ट ऐसा ही मूव आपको नज़र आएगा, एक पैराबोलिक मूव नज़र आएगा, राइट। लेकिन ये सिर्फ रिलेटिव वैल्यूएशंस का गेम है और पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही शैलो है। और 2 या 3 स्टॉक्स, हर कंट्री के 2 या 3 स्टॉक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोरिया के अंदर सिर्फ एक SK हाइनेक्स, सैमसंग, यही 2-3 स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। ताइवान के अंदर TSMC जो सेमीकंडक्टर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अकेला उसी का MSCI इंडेक्स में अबाउट 14% के आसपास का इंडेक्स का वो वेटेज हो गया है, राइट। तो वो डेफिनेटली और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है, और जब वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। लेकिन क्या हमें ये लग रहा है कि FIIs सिर्फ इंडिया में बेच रहे हैं, या ये FIIs हैं जिन्होंने इन मार्केट्स को भगाया है? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैलेंडर ईयर 2025 में
साउथ कोरिया में सिर्फ $7 बिलियन इन्वेस्ट किया था उन्होंने। FIIs ने साउथ कोरिया में सिर्फ $7 बिलियन इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने कितना निकाला? 69 बिलियन निकाल लिया है इस कैलेंडर ईयर में, राइट। तो 26 बिलियन जो इंडिया की फिगर है विड्रॉल की, उससे भी बड़ी फिगर साउथ कोरिया में है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं एज ऑफ जून बिगनिंग, और ये आर्टिकल आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, ये अवेलेबल है गूगल सर्च के थ्रू, राइट। तो इवन ताइवान का अगर आप देखेंगे, राइट, तो उन्होंने जून 2025 में जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके एवज में अगर आप मार्च 2026 में देखेंगे तो वो बहुत कम है, राइट। तो अब ये जो FIIs हैं ये जा तो रहे हैं इन मार्केट्स में, लेकिन ये क्या सिर्फ पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर करने जा रहे हैं या ये एक्चुअली फ्रेश पैसा डाल रहे हैं, राइट। ब्राज़ील इज़ एन एक्सेप्शन। ब्राज़ील में ऑफ कोर्स एडिशनल 15.8 बिलियन डॉलर गया है, जो कि पहले 5.9 था। लेकिन अदर देन दैट आप ताइवान एंड साउथ कोरिया में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा FII का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में तो विड्रॉल बहुत ही ज़्यादा हुआ है वर्सेस द इनफ्लो। तो अब ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी और बिहेवियर कैसे होता है। बेसिकली हम ये अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करते हैं, राइट। और मोमेंटम को चेस करने के लिए आपको जो उस समय जो सबसे अच्छे एसेट्स लग रहे होते हैं, जिसमें रिटर्न्स बन रहे होते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं जाने का। तो ये एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, इसको लेकिन बीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोमेंटम को चेस करते रहेंगे तो हमारी एलोकेशंस जो हैं वो गलत एसेट में गलत टाइम पे बिल्ड हो जाएगी। जैसे कि 2024 में जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रही थी तो सारे लोग इक्विटी हैवी हो गए थे, राइट। और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर जिनके पोर्टफोलियोज़ में 65-70% इक्विटी होना था, उनका 90-95% इक्विटी हो गया, राइट। ना गोल्ड था, ना सिल्वर था उस समय, ना डेट लिया था पोर्टफोलियोज़ के अंदर। तो अगर उस तरह की मार्केट कंडीशन दोबारा से प्रिवेल करती है, तो ये आपको पुरानी मार्केट जो है ये सिखाती है कि आपको पहले की तरह गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनसे कुछ सीखें। तो सेम चीज़ अभी गोल्ड एंड सिल्वर में हुई। गोल्ड एंड सिल्वर जब भाग रहा था, सब लोग सिल्वर जब $120 के पास जाके पहुंचा, तब लोगों ने ETF खरीदना शुरू किया। वहाँ से आज 50% करेक्ट हो चुका है, 60 के भी नीचे आ चुका है इन डॉलर टर्म्स, राइट। गोल्ड के अंदर भी हमने इंडियन रुपी में देखा, आई थिंक 1,80,000 के आसपास पहुंच गया था पर 10 ग्राम्स। वहाँ से गिर के अभी 1,40,000 पे आ गया है, राइट। तो जिन्होंने उस समय 1,70,000, 1,80,000, 50,000 के आसपास भी किया था, वो सबकी होल्डिंग जो है इस समय वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें इनसे बचना ज़रूरी है। तो वॉरेन बफेट जी ने बहुत ही क्लियरली ये मेंशन किया है कि इन द शॉर्ट टर्म इन द मार्केट्स आर लाइक अ वोटिंग मशीन, राइट। सो आप यू कीप वोटिंग फॉर पीपल हु आर मोर पॉपुलर, राइट। सो बट इन द लॉन्ग टर्म इट बिकम्स लाइक अ वेइंग मशीन। तो यानी कि जो एक्चुअल मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो प्ले आउट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उन एसेट्स की, वो इवेंचुअली मीन रिवर्जन से और ओवरऑल लॉन्ग टर्म की जो उनके रिटर्न्स है उस पर कन्वर्ज कर जाती है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी एसेट में भी एक एब्सर्ड रिटर्न दिख रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली आप ओवर एलोकेशन मत कीजिए, बल्कि वहाँ से कोशिश कीजिए कि पोजीशन थोड़ी सी हम कम कर सकें। इट ऑल डिपेंड्स कि उस एसेट का लॉन्ग टर्म रिटर्न वर्सेस शॉर्ट टर्म रिटर्न का डिस्पर्शन कितना है, डेविएशन कितना है, राइट। और अगर वो डेविएशन जस्टिफाइड है किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से या किसी पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ तक आप सस्टेनेबल मेंटेन करके चलिए। एडिशनल बाय तो डेफिनेटली उस समय भी नहीं करना है, राइट। तो ये एक चीज़ हम ऑलरेडी क्लाइंट्स अपने इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे डेफिनेटली कि ये जो आपके इस समय जो हम देख रहे हैं मार्केट्स के अंदर, वो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट जो है वो इरैशनली बिहेव कर रही है। थोड़ा सा अगर हम एक बार और चीज़ एक बार देख लेते हैं, हमारे जो इस समय वैल्यूएशंस चल रहे हैं उसको, रिज़ल्ट्स को हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम रिज़ल्ट्स देखते हैं तो अभी जो लेटेस्ट रिज़ल्ट्स आए हैं मार्केट में,
उसमें ये ओवरऑल इंडस्ट्री का दिखा रहा है अबाउट 9.3% टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी 500 के हिसाब से देखते हैं, राइट, तो निफ्टी 500 में अभी भी एबिटा ग्रोथ 10% के आसपास ही है। और स्मॉल कैप के अंदर हम देखेंगे कि एबिटा ग्रोथ 19.5%। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 कंपनियों में से 66 कंपनीज़ ने पॉजिटिव रिजल्ट डिक्लेयर किया है। स्मॉल कैप 250 में थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा टेपिड आया है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग नहीं है, बिकॉज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ 250 के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बन जाती हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर भी अगर आप देखेंगे एबिटा ग्रोथ 10-11% का ही आ रहा है, लेकिन मिड कैप के अंदर अगेन आप देखेंगे एबिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा आया है। तो दिस इज़ एन आउटलायर, एंड यही कारण है कि जो आप मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो एक नया हाई बना रहा है, राइट। सो अभी हम जस्ट पॉपुलेट दिस, हाँ, तो हमने लास्ट वीक एक नए हाई पे क्लोज किया है मिड कैप इंडेक्स को 62,500 पे। वहाँ अभी इस वीक में हमने जो हाई बनाया है वो 62,900 का बनाया है, और वहाँ से अभी हमें एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है वो उसके अंदर चल रहे हैं, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं बैंड, इसके अंदर मिड कैप इंडेक्स पहले से ऊपर गया है। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा पास ऑन हो रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि निफ्टी मिड कैप जो है वो लाइफ हाई पे है, राइट। सो आप देखेंगे इस हफ्ते भी हम अपने लाइफ हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो लास्ट वीक का क्लोज था 62,500 का, ऑलमोस्ट उससे 700-800 पॉइंट ही दूर है सिर्फ, राइट। सो 1-2% के आसपास। तो ये एक चैलेंज ज़रूर है। स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है। ये इंडेक्स 17,000 के नीचे चला गया था, 16,200, 16,400, वहाँ से बहुत अच्छा रिकवर करके आया। आप देखेंगे यहाँ पर मार्च के अंदर ये इसने लो बनाया था 14,986 का, राइट। तो वहाँ से अब लगभग 18,800 पहुँच गया है। लाइफ हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, 19,700 इसका लाइफ हाई था। तो अगेन हम सिर्फ 1000 पॉइंट दूर रह गए हैं, 5% के आसपास, एक्चुअली सिर्फ 5% हम दूर रह गए हैं लाइफ हाई से। जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है वो निफ्टी ही है इस समय, राइट। तो निफ्टी के अंदर एक टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये अगर हमारा जो अगला लेवल दिखता है वो 24,300 के आसपास से दिखता है। जो अटकने का लेवल है वो 24,300 से 24,600 का है, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस जोन है 300 पॉइंट का। लेकिन जो एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा वो 24,600 के ऊपर आएगा, राइट। तो 24,600 से 26,400 तक की चाल जो है वो आसानी से बन सकती है जब यहाँ पर डिसाइसिवली क्लोज कर दे। तो हमारा ये मानना है कि लेट्स से अगर न्यूम्यूरा का टारगेट 25,900 भी हो सकता है मार्च 2027 तक, पर हमारा ये मानना है कि इस समय टेक्निकल्स थोड़े से ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं फंडामेंटल से, एंड टेक्निकल थोड़े से अहेड ऑफ टाइम रहते हैं। फंडामेंटल्स इवेंचुअली कैचअप करते हैं। तो इस समय फंडामेंटल जो प्राइस मूवमेंट है वो सेंटिमेंट्स ड्रिवन है, तो सेंटिमेंट्स के हिसाब से टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हमें बेटर गेज करते हैं, राइट। सो अगर इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं मार्केट बंद हो जाती इस हफ्ते भी, राइट, तो 24,200-300 के ऊपर, तो एक छोटा सा ब्रेकआउट आ सकता था जहाँ से मार्केट 24,600 का भी अटेम्प्ट करती, राइट। चांसेस आर कि वो अब थोड़ा सा डिले हो गया है 2 या 3 हफ्ते बाद, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में चलती रहेगी, जहाँ यहाँ पे नीचे लोअर का लेवल है 23,000 का और ऊपर का लेवल है 24,106, राइट, 24,100। तो इस रेंज के अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम और बिताए मार्केट, 3-4 हफ्ते में भी। 24,600 जब पार कर जाती है तो उसके बाद एक चाल हमारे हिसाब से 26,400 तक की आराम से बन सकती है, राइट। सो इसके ऊपर हम एक टेक्निकल व्यू दोबारा ले लेंगे मे बी 3-4 हफ्ते में, टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, राइट। और अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर जो EPS ग्रोथ वर्सेस पी, राइट। सो तो ये हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर जब निफ्टी 2024 में काफ़ी ऊपर था, उस समय जो निफ्टी का EPS था वो 1,075 का था। अब निफ्टी का जो EPS है वो बढ़ के 1160 के आसपास हो गया, जो हमने बात की थी, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जो PE रेशियो है निफ्टी की वो कम आ गई है। तो हम
21 के नीचे पीई पे आ गए हैं। अगर हम हिस्टोरिक पीई देखते हैं तो मार्च 2022 में हम 19 के नीचे चले गए थे, राइट। अभी लास्ट ईयर फरवरी में भी हम 20 के नीचे चले थे, तो वहाँ से बाइंग आ गई थी। अभी फिर से हम मार्च में 2026 में हम 19.9 19.6 के आसपास पहुँच गए थे, वहाँ से हम वापस 20 पे आए हैं। तो 20 का पी या 21 का पी भी बहुत एक्सपेंसिव पी नहीं है, और बाय द वे ये फॉरवर्ड पी नहीं है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का पी है, राइट। सो अगर हम फॉरवर्ड थोड़ा सा लुकिंग स्टेटमेंट करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ के लोकल बिजनेसेस को एक रीज़न मिल गया है, एक एक्सक्यूज़ मिल गया है टू एक्चुअली टेक अप देयर प्राइजेस। तो दे हैव रीप्राइज्ड द आर्टिकल्स, सब लोगों ने रीप्राइसिंग कर ली है, जो कि शायद वो 2 3 4 साल से नहीं कर पा रहे थे। तो एक हमने मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखा था 2021 में, राइट, कोविड के बाद में, और उसके बाद से इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं था। 2022 में बहुत ही माइल्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, इन्फ्लेशन उसके बाद से लो चल रहा था। लेकिन अब इस वॉर की वजह से, यूएस ईरान वॉर की वजह से ऑफ कोर्स कॉस्ट साइड प्रेशर्स आए हैं, रॉ मटेरियल्स महंगे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेसेस ने अपने जो प्राइस हाइक करे हैं अंडर द रीज़न ऑफ दिस वॉर, वो मोर देन प्रोपोर्शनेट है। तो ये मोर देन प्रोपोर्शनेट जो राइज होते हैं, उसके लिए ना मार्केट जो है वो अभी इस समय तो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर दिखाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, ये हायर बेटर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में रिज़ल्ट करेंगे। और जब रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका ईपीएस ग्रोथ जो है वो अच्छा दिखेगा। इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर हमें मिड टू स्मॉल कैप में ज़्यादा नज़र आएगा, लार्ज कैप में विद अ डेफरमेंट नज़र आएगा। बट लार्ज कैप आज के टाइम पे सेफेस्ट हेवन बोल सकते हैं उसको। मैं अगर मुझे रेट करना होगा तो आई वुड सजेस्ट कि लार्ज कैप नंबर 1, नंबर 2 पे स्मॉल कैप्स, एंड नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस इज मिड कैप्स, बिकॉज मिड कैप्स अभी भी एक्सपेंसिव ही चल रहे हैं अंडर द एक्सपेक्टेशंस की इस तरह की EBITDA ग्रोथ मेंटेन रहेगी, राइट। तो वो चीज़ें अभी हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि इस तरह के जो मिड कैप में तेज़ी आई है या इस तरह की जो EBITDA ग्रोथ आई है वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो इस चीज़ को अगर हम डिस्काउंट कर देते हैं, तो आई थिंक हम मान के चलते हैं कि मिड कैप में थोड़ा सा एलोकेशन एवरेज रखिए या बिलो ओवरऑल वेटेज रखिए, हायर वेटेज रखिए आप लार्ज कैप में, और मीडियोकर वेटेज रखिए आप स्मॉल कैप में। सो ये ओवरऑल हमारा मार्केट का सिनॉप्सिस रहेगा इस समय। और भी थोड़े बहुत हम इनपुट्स लेके आते रहेंगे, तो कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग अस। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं उसको देख के उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe if you find this content good enough. Thank you.